हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए शिक्षण अभिरुचि का अगला टॉपिक, जो कि हम तैयारी कर रहे हैं अभी प्रवक्ता स्क्रीनिंग की। तो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है शिक्षण अभिरुचि का। तो इसमें है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। कौन सा टॉपिक है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसे वो शॉर्ट फॉर्म में रूसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मेन पॉइंट हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब इसे केंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2013 में। और इसका मुख्य लक्ष्य देखते हैं क्या है। प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय को विकसित करना। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय को विकसित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला है योग्य उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करना और देश के 300 प्लस राज्य विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालयों के साथ काम करना। ठीक है, इसका एक उद्देश्य क्या है? जो देश के 300 राज्य विश्वविद्यालय और इससे संबंधित जो महाविद्यालय उनके साथ काम करना रूसा का क्या है? एक मुख्य लक्ष्य है। तो अगला देखते हैं, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को उन्नत करने और मजबूत बनाने का प्रयास किए गए। ठीक है, जो पुस्तकालय है और प्रयोगशाला है उन्हें उन्नत बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। अगला देखते हैं, शीर्ष स्तर की शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास किए गए हैं। अगला है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार पर अधिक जोर देता है, जिससे रोजगारपरक स्नातकों तथा स्नातकोत्तर और पीएचडी का उत्पादन किया जा सके। तो इसके उद्देश्य देखते हैं रूसा के क्या क्या उद्देश्य हैं। उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करना। अगला है देश के पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करके उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना है। ठीक है, इसका एक उद्देश्य क्या है? देश के पिछड़े क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करके उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना है। अगला है निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करके राज्य संस्थाओं की गुणात्मकता में सुधार लाना है। ठीक है, और इसके बाद अगला है हमारा राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता प्रोत्साहित करना है। इसके बाद अगला देखते हैं, राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना। और अगला है एसटी, एससी और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा में पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार करना है। ठीक है, अगला है महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्तजनों के समावेश को प्रोत्साहित करना है और शोध नवाचार गुणवत्ता में सुधार लाना है और उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण करना है। ठीक है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे हमने कर लिए हैं। रूसा के जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे ई गवर्नेंस। कौन सा पढ़ेंगे? ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के बारे में देखते हैं क्या है। सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ठीक है, ई गवर्नेंस क्या है? सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचनाएं और एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। और भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में हुई थी। तो भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। अगला देखते हैं, 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ई शासन की दिशा में पहला कदम था इनका। ठीक है, 1977 में जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ई शासन की दिशा में इनने पहला कदम रखा था अपना। और 2006 राष्ट्रीय ई शासन योजना के तहत में पूरे देश में साझा सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2006 में। अब देखते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। समय की बचत होती है, कार्य या सेवा की दक्षता, गुणात्मकता में सुधार होती है, भ्रष्टाचार में कमी हुई है और सुधार रिफॉर्म को बढ़ावा और लागत में कमी हुई है और व्यवसाय एवं नए अवसरों का सृजन। और अगला है हमारा कॉमन डाटाबेस, कार्यशैली और जनहित गारंटी अधिनियम और सरकार की वैधता में वृद्धि और अधिक कुशल सरकारी प्रबंधन। और अगला है पारदर्शिता और आंकड़े सदा उपलब्ध है। अगला देखते हैं ई गवर्नेंस में सहभागिता क्या क्या है। इसमें 4 प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की? ई गवर्नेंस में कितने प्रकार की अंतःक्रिया होती हैं? 4 प्रकार की होती है। किसके साथ अपना सहभागिता करता है देखते हैं। G2C, सरकार से नागरिक। सरकार और नागरिक के बीच अंतःक्रिया क्या है? सरकार, इसके माध्यम से क्या किया जाता है? सरकार और नागरिक के बीच अंतःक्रिया की जा सकती है और इसमें नागरिकों के अनेक प्रकार के सार्वजनिक सेवाओं के कुशल विवरण का लाभ मिल सकेगा। और अगला है सरकारी सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता का विस्तार होता है और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।
और इसके बाद अगला है उनका प्राथमिक उद्देश्य सरकार को नागरिक हितैषी बनाना है। ठीक है, इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सरकार को नागरिक हितैषी बनाना है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा कौन सा है, G2B है, सरकार से व्यवसाय। ठीक है, तो सरकार और व्यवसाय के बीच में भी अंतःक्रिया होती है। ई गवर्नेंस उपकरणों का उपयोग करके व्यापारिक समुदाय को सरकार के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो जो ई गवर्नेंस है तो वो सरकार और जो व्यापारिक समुदाय है उनके बीच बातचीत करने में इनको सक्षम बनाता है। इसके माध्यम से वो एक दूसरे के बीच में बात कर सकते हैं। G2B पहल लाइसेंसिंग, खरीद, परमिट और राजस्व संग्रह जैसी सेवाओं में मदद करती है। ठीक है, क्या करती है, G2B किस में करती है, मदद करती है, लाइसेंसिंग और खरीद में और परमिट में और राजस्व संग्रह जैसी सेवाओं में यह मदद करती है। अगला तीसरा देखते हैं, G2G सरकार से सरकार, मतलब सरकार से सरकार के बीच में जो बातचीत होती है उनके बारे में अंतःक्रिया को बताता है। जैसे देखते हैं, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच निर्बाध बातचीत को सक्षम बनाता है, यानी जो विभिन्न सरकारी संस्थाएं हैं उनके बीच जो है निर्बाध, मतलब बिना कोई बंधन के ही बातचीत करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार की बातचीत सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच या दो सरकारों जैसे कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच या राज्य सरकारों के बीच होती है। ठीक है, यह क्या होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच या आपस में बातचीत करते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य दक्षता, प्रदर्शन और उत्पादन में वृद्धि करना है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, दक्षता, प्रदर्शन और उत्पादन में वृद्धि करना है। अगला चौथा देखते हैं, G2E सरकार से कर्मचारी तक, यानी जो अब सरकार और कर्मचारी की जो अंतःक्रिया होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इस प्रकार का संपर्क सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच होती है। ठीक है, जो G2E क्या है, इसमें जो है सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच जो है अंतःक्रिया होती है। ICT उपकरण इन अंतःक्रियाओं को तीव्र और कुशल बनाने में मदद करते हैं। जो ICT है ये अंतःक्रिया में तीव्रता और कुशल बनाने में एक दूसरे को कुशल आपस में अंतःक्रिया करने में मदद करते हैं। कौन करते हैं, ICT, और इस प्रकार कर्मचारियों के संतुष्टि स्तर को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं ई गवर्नेंस पहल, इसके जो उठाए गए कदम हैं, तो उठाए गए ई गवर्नेंस ने क्या क्या कदम उठाए वो देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यबल 1998 में स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या गया था, जो सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यबल कब स्थापित किया गया था, 1998 में स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं, केंद्र में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 1999 में बनाया गया था। जो केंद्र में क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कब बनाया गया था, 1999 में बनाया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियम किया गया, इस अधिनियम में 2008 में संशोधित की गई। ठीक है, एक क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बनाया गया, 2000 में किया गया था, और इस अधिनियम में जो संशोधन किया गया था कब किया गया था, 2008 में संशोधन किया गया था। अगला है, सरकार ने NISG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट की स्थापना की थी। ठीक है, क्या क्या सरकार ने किसकी स्थापना की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट की स्थापना की थी। राज्य सरकारों में ई सेवा, आंध्र प्रदेश, भूमि, कर्नाटक आदि जैसी ई गवर्नेंस परियोजनाएं शुरू की गई। तो ई गवर्नेंस परियोजना कहाँ शुरू की गई थी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अगला है, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 में अपनाई गई थी। तो क्या है, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब अपनाई गई थी, 2012 में अपनाई गई थी। इसके बाद अगला देखते हैं, ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन के महत्वपूर्ण तथ्य। जो ई गवर्नेंस के 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में देखते हैं। तो ये ई गवर्नेंस 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुए थे, 2020 में हुए थे। 2020 के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का विषय था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। भारत 2020 में डिजिटल परिवर्तन हुआ था। इस सम्मेलन में 6 उपविषय थे। तो देखते हैं 6 विषय कौन कौन थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवा वितरण में सुधार, डिजिटल विश्वास का निर्माण, पारदर्शिता, सुरक्षा और गोपनीयता, और चौथा है डिजिटल भुगतान और फिटनेस, और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन और डिजिटल सेवा मानक, और लास्ट है कौशल एवं क्षमता में निर्माण। ठीक है, जो ई गवर्नेंस में से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं ये हमने यहाँ पे कर लिए हैं, तो आप भी देख लिए, और जिन्होंने भी हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है देख लेना। हमने इस सीरीज़ वाइज टॉपिक वाइज किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सबके कर रखे हैं टॉपिक वाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।